हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन सोर्स के बारे में। हम लोग जीसॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि जीसॉक क्या है, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट प्रपोजल कैसे बनाना है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आप भी जीसॉक ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है राज, जिन्होंने रिसेंटली जीसॉक क्लियर करा है। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। राज, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? तो मेरा नाम राज आर्यन है और मैंने गूगल समर ऑफ कोड में मेटागोल ऑर्गेनाइजेशन में एज कंट्रीब्यूटर पार्टिसिपेट किया था और अभी मैं वहाँ पे एज एन इंटर्न काम कर रहा हूँ। सो दैट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ऑसम। जी सॉक के बारे में ये बताओ सबसे पहले कि जी सॉक क्या होता है, जो कि देखो कोई भी अगर बिगनर स्टूडेंट है तो उसको पता नहीं है जी सॉक क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं आगे जाके। सबसे पहले ये बताओ कि जी सॉक बेसिकली है क्या एंड इसके कुछ बेनिफिट्स बताओ कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बाद में। सो जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड को कहते हैं। तो हम्म। गूगल क्या करता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स को जमा करता है ताकि ये सारे कंट्रीब्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आके कंट्रीब्यूट करके इनकी लाइफ टाइम बढ़ा सके। तो मेन गोल तो गूगल का यही रहता है कि हम इस चीज को प्रमोट करें, जो ओपन सोर्स का कल्चर है हम प्रमोट करें। ऐसा गूगल इसलिए करता है, गूगल भी ये बात मानता है कि आज हम जो भी है ना, हम बहुत हद तक ओपन सोर्स पे डिपेंड है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में बहुत बड़ी है ना, तो पिलर क्या है? ओपन सोर्स है उसके नीचे हम्म। का। ठीक है। तो यही है। तो गूगल समर ऑफ कोड में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है और वहाँ पे स्टूडेंट्स आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो और इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत डाइवर्स फील्ड की होती है। जैसे मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया था वो वैलेंसिया की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हम्म। आपको नेटवर्क करने का सबसे पहले तो बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से नेटवर्क कर लेते हो। तो जैसे आपने सुना ही होगा, नेटवर्क इज नेटवर्क। ठीक है। तो जीसॉक में जैसे ये सब भी होता है कि स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है, मतलब काफी अच्छा स्टाइपेंड रहता है। तो जैसे लाइक इन इंडिया $3,000 अभी वो देते हैं हम्म। जीसॉक में। तो बट यही है कि भाई पैसा जो है वो तो मतलब बहुत टेम्पोररी चीज है, मतलब तुम बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। बट ये है कि नेटवर्क का जो सोर्स है ना जीसॉक, जो नेटवर्किंग जो जीसॉक में पॉसिबल है ना, वो मेरे ख्याल से मतलब जो सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री में। तो ये बेनिफिट्स है कि नेटवर्किंग हो जाती है और आपको कभी जॉब के लिए मतलब इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, मतलब क्योंकि आपका हम्म। काम जो होता है ना, वो लिस्टेड है। मतलब गिटहब के ऊपर है, किसी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो कोई भी आपका काम जाके देख सकता है और सबको पता चल जाएगा कि आप भाई बहुत नॉलेज आदमी हो। मतलब हम्म। आपको ज्यादा अपने 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 बारे में फ्लॉन्ट नहीं करना पड़ता कि भाई मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है। तो ये चीज है। बहुत अच्छी चीज़ बताई यार ये कि नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बहुत अच्छे लेवल पे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपका जो कनेक्शन बनता है, जो आपका प्रोफेशनल लेवल पे कनेक्शन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसमें आप जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं एंड ये आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो जी सॉक के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो भी बहुत वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सीवी पे भी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। एक बार हमको ये पता चल गया कि जी सॉक क्या है। इसके बाद सभी स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि इसके लिए वो अप्लाई कैसे करें। इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर फिल करना है एंड पूरी एक कंप्लीट टाइमलाइन बताओ कि कैसे कब कहाँ पर क्या होता है। सो अप्लाई कैसे करेंगे कि 22 फरवरी को क्या होगा, लिस्ट हो जाएगी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी गूगल समर ऑफ कोड में इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। तो ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाकर के सारी ऑर्गेनाइजेशन देख लेनी है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग रही है उसके लिए प्रपोजल बनाना है। ओके। अब ये प्रपोजल कब काम आएगा? ये प्रपोजल काम आएगा आपका जब 20 मार्च से आप लोग का एज अ कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड चालू होगा ना, हम्म। तब आपका ये प्रपोजल काम आएगा। तब जब आपका एप्लीकेशन पीरियड चालू होगा 20 मार्च से, तब आप जाकर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने प्रपोजल बनाया वहां पे जाके आप सबमिट कर दो। मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहां जाके आप सिंपली सबमिट कर दो और उसके बाद 4 मई तक आपका आ जाता है रिजल्ट कि ओके। आप सेलेक्ट हुए। इसमें जो एक पीरियड मिलता है हम लोग को 22 फेब से लेके 20 मार्च तक, करीब एक महीने का पीरियड होता है ये। इसमें हाँ हमको एक प्रपोजल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके हाँ। बारे में थोड़ा टिप्स दो कि प्रपोजल किस टाइप से प्रिपेयर करना है। क्या अगर हम कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए प्रपोजल किस टाइप से हमें बनाना है, इसके बारे में थोड़ा टिप्स दो सभी को। ओके। तो प्रपोजल कुछ नहीं होता है। प्रपोजल खाली एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई है वो अपने आइडियाज को लिस्ट कर देती है कि हम्म। कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस बार गूगल समर ऑफ कोड में।
तो आपको जो भी आइडिया पसंद आता है ना, आपको उस आइडिया को कैसे आप बिल्ड करोगे, मतलब जो भी आइडिया होगा, जैसे लेट्स से कि मेरा था कि एक हमें CLI टूल बनाना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे बनाओगे, CLI टूल को आपको लिस्ट करना है, मतलब एक PDF फॉर्मेट में आपको पूरा बता देना है कि आप कैसे कैसे बनाओगे, कि मैं पहले मंथ में क्या करूंगा, ठीक है, सेकंड मंथ में क्या करूंगा, थर्ड मंथ में टेस्टिंग उसकी कैसे करूंगा, स्मोक टेस्टिंग कैसे करूंगा, ये सारी जो चीजें होती हैं आपको उसमें लिस्ट कर देनी है सारी की सारी प्रपोजल के अंदर में। तो यही होता है। तो 22 मार्च से लेके 20 मार्च तक आप ये कर लो अपना प्रपोजल बिल्डिंग वाला काम। ओके, मतलब 22 फेब से लेके 20मार्च के हाँ बीच में हमको एक प्रपोजल प्रिपेयर कर लेना है। हाँ। एक कुछ ये प्रपोजल सैंपल आप शो कैसे कर कर। सकते हो किसी भी प्रपोजल का? हाँ, वन से। ओके, सो ये मेरा वाला प्रपोजल है जो मैंने मेटाकॉल में सबमिट किया था। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो डिप्लॉय CLI था, मतलब प्रोजेक्ट का टाइटल था ये, ठीक है। ओके, मैंने नीचे जैसे मेंटर्स के नाम लिस्ट कर रखे हैं कि कौन कौन से मेंटर पॉसिबल मेंटर्स थे। तो ये ये सब आपको मेंटर्स जिनको। पहले से मिल जाएंगे अपन को वेबसाइट पे? हाँ, सो जैसे जो भी आइडिया लिस्ट करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। सो उस आइडिया को सपोर्ट करने वाले मेंटर्स कौन कौन से हैं वो सब वहाँ पे लिस्टेड रहता है, ये सब आपको वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ओके। कोई भी नया कंट्रीब्यूटर आता है ना उसको थोड़ी पता है कि प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है। सो उसके लिए लिस्ट सेट ऑफ मेंटर्स असाइन किए जाते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आप इस चीज को कैसे पॉसिबल बना सकते हो, इस आइडिया को कैसे पॉसिबल बना सकते हो। ओके। ओके, सो उसके बाद अपना खाली मैंने इसमें अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे अबाउट मी मैंने अपने बारे में बता रखा है, जैसे थोड़ा सा आपको फ्लॉन्ट अपने बारे में थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अभी यही टाइम होता है कि आपको अपना सिलेक्शन करवाना है सबसे पहली बात तो, ठीक है, हम्म। क्योंकि आप अप्लाई इसलिए कर रहे हो। तो जैसे मैंने कर रखा है कि मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट था, ठीक है, मैंने किया था। और मैंने बता रखा था कि मैं ग्रैंड प्राइज विनर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, फोसेशिया ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी। हम्म। सो उसके अंदर और मैंने नीचे ये भी बता रखा है कि कैसे मतलब उसके को फाउंडर ने मेरे से मतलब मेरे वर्क से प्रभावित होकर के मेरे को इंटर्नशिप भी ऑफर करी थी। तो ये सब मतलब आपके बारे में बताते हैं कि आप किस तरीके के डेवलपर हो। तो आपको सेलेक्ट करने में उनको मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मतलब हम्म। अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आपके लिए वो, ठीक है। हम्म। उसके बाद तो आपको प्रोजेक्ट। एक हाँ। चीज़ ये बताओ कि इसमें जो इंटर्नशिप करी थी फॉस एशिया में, सो ये हम्म, जो इंटर्नशिप थी ये भी शायद से एक ओपन सोर्स की इंटर्नशिप थी, एंड हाँ इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा क्योंकि फॉस एशिया एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम ओपन सोर्स के बारे में बात करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि अगर वो लोग भी इस टाइप की इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो फॉसेशिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे फॉसेशिया काम करता है। हम्म। सो फॉसेशिया का अपना खुद का एक प्रोग्राम होता है जिसको कोड हीट कहते हैं। सो मैंने वहाँ पे एज अ कोड हीट कंट्रीब्यूटर ही काम किया था सबसे पहले। और ओके। उस प्रोग्राम में मतलब क्या होता है कि फॉसेशिया के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उस पर जाके कंट्रीब्यूट करते हो। तो मैंने ओपन इवेंट वेब पे कंट्रीब्यूट किया था। और बाय द एंड ऑफ थर्ड में मैं वहाँ पे ग्रैंड प्राइज विनर बन गया था। और उसके बाद ही मेरे को इंटर्नशिप असाइन हुई थी। सो मतलब जो भी वहाँ पे ग्रैंड प्राइज विनर बन जाता है, जो भी विनर बनता है, या फिर हम्म। जिसके भी कंट्रीब्यूशन पॉसिशिया को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो उनका फाउंडर उनको मतलब फाउंडिंग टीम से कोई भी उनको रीच आउट कर दिया था कि लाइक हाउ वुड यू लाइक टू जॉइन एज एन इंटर्न। सो मेरे साथ भी यही हुआ था वहाँ पे। तो ओके। उसके बाद क्या है कि अपने प्रपोजल पे आया था। तो उसके बाद क्या है कि आपको अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना होता है कि प्रोजेक्ट है क्या, आप उससे क्या समझो उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। सो जैसे मैंने दिया हुआ, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू डिप्लॉय CLI डेवलपमेंट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस फर्स्ट वीक ऑफ February। सो मैंने बताया कि मैं इस पे पहले से ही काम कर रहा हूँ, मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ उस चीज को लेकर के। सो आपकी जो एक एक जो लाइन भी होती है ना प्रपोजल के ऊपर, वो डिफाइन करती है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आप इस ओके। तरीके से आप बनाओगे ना कि मतलब आप बिल्कुल दिखाओगे कि भाई मैं बिल्कुल मतलब पहले से काम करता आ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ इस चीज को आगे बढ़ाने में। तो ये सब काफी अच्छी चीजें होती हैं। तो एक ओवरव्यू दे दो। उसके बाद क्या है कि ओपन सोर्स का मैंने अपना थोड़ा एक्सपीरियंस दे दिया। जैसे मैं डिप्लॉय CLI में ही कंट्रीब्यूट करने वाला था। तो उससे पहले कि मैंने अपने डिप्लॉय CLI की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो मैंने अराउंड 30 कंट्रीब्यूशन किए थे, मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि मैंने कौन सी पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था। जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो पुल रिक्वेस्ट पे मेरे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी और चीज़ है ये, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। सो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर उसी फील्ड में हो, सो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे आपको एक एज मिलेगा अदर कैंडिडेट्स पे जो भी इससे इसमें अप्लाई बहुत कर रहे हैं। बहुत बड़ा एज मिल जाता है इसके ऊपर, क्योंकि मेन जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके ना फ्लॉन्ट पे नहीं जाती है। मतलब मैंने यहाँ पे हम्म। कर रखा है काफी चीजों में, बट उनका ये होता है कि भाई आप कंट्रीब्यूटर किस टाइप के हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया है, वो आप पे क्यों भरोसा करे, ठीक है।
तो अगर आपके कंट्रीब्यूशन पहले से होंगे तो वहाँ के मेंटर्स आपको जान रहे होते हैं, आपके काम को जान रहे होते हैं। सो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो आपको फिर अगर आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ना, तो आपको फिर प्रपोजल पे ध्यान देने की भी इतनी जरूरत नहीं है, मतलब फॉर फॉर्मेलिटी आप बना लो। बट हम्म। अगर आपके बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन है तो आपको कोई मतलब इतना इस पे मतलब इशू नहीं आएगा आपके सिलेक्शन में। मतलब ये नहीं कह सकता सिलेक्शन में इशू नहीं आएगा, बट ये है कि कंट्रीब्यूशन आपके अगर अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा वेटेज देता है आपको, राइट। सो मतलब ओके। आपकी प्रोफाइल अगर पहले से स्ट्रांग है तो प्रपोजल आपका बस एक सीवी टाइप का हो गया हाँ, है कि आप। प्रपोजल एक मतलब फॉर्मेलिटी हो गई, गूगल की एक मतलब पॉलिसी है कि प्रपोजल आना ही आना चाहिए, तो उस टाइप का हो गया एक तरीके से। हम्म। तो मेन फोकस होना चाहिए कैसे कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। अगर कम्युनिटी बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे तो उससे हमें ज्यादा एज मिलता है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में क्या मतलब बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे एशिया का ही बता दिया, आउटरीच ही हो गया, हम्म। एमएनएच हो गया। सो कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इज फार बेटर देन राइटिंग अ प्रपोजल, राइट। ओके। तो उसमें मैंने अपना अदर एक्सपीरियंस बताया कि मैंने फ्रंट एंड पे कैसे फोसेशिया में किस चीज पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने उन सबके सारे के सारे पुल रिक्वेस्ट यहाँ लिस्ट नहीं की क्योंकि वो यहाँ ज्यादा रेलेवेंट नहीं थे, बट मैंने एक लिंक डाल दिया। उसके बाद मैंने बाकी का भी अपना एक्सपीरियंस डाल दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आया था गोल्स एंड डिलीवरेबल्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि गोल क्या क्या है, ठीक है, हम्म। मतलब कि एम क्या है प्रोजेक्ट को लेकर के, और मतलब मुझे डिलीवर क्या करना है इन द आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ, मैं क्या डिलीवर करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने सब कुछ लिख दिया कि मैं टर्मिनल यूजर इंटरफेस बनाने वाला हूँ, टेस्टिंग ऐसे करने वाला हूँ, लास्ट में उसको कोड को रिफैक्टर करूंगा ताकि सीएलआई अपनी जो है बहुत फास्ट हो जाए, राइट। उसके ओके, बाद मतलब मैं ये वाले सेक्शन में आपको ये बताना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट थे उसमें कंट्रीब्यूट किस टाइप से करोगे और उसकी टाइमलाइन क्या होगी। हाँ, ओके। तो वही है। सो टाइमलाइन तो भी नीचे है, बस ये मैंने ग्लांस दे दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। ओके, मतलब क्योंकि इसमें वो क्या क्या आपकी टाइम, कंट्रीब्यूशन किस टाइप से करोगे वो बताया है। हाँ वो आपकी टाइमलाइन तक तभी पहुंचेंगे जब मतलब उनको ऊपर से ही आपका प्रपोजल सेंस बनता दिखेगा तो। ओके। ठीक है, तो अपना गोल पहले ही उनको डिसाइड दिखा दो कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। और आप जितने अच्छे तरीके से लिखोगे ना, तो उनको उतना समझ आएगा कि भाई देखो, मेन क्या होता है ना, आप किसी को भी ना मतलब, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूंगा, तो आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो बट आप किसी को टेक्निकली बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक हम्म। है। तो मेन ये होता है कि आपको इतने सेंसिबल तरीके से लिखना है ना ये प्रपोजल, ताकि उसको लगे कि भाई हाँ आपको प्रोजेक्ट का एम पता है, ठीक है। हम्म। आपको पता है कि कहाँ का कौन सा कोड कहाँ पर है, आपने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है, और आपको फ्यूचर में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके। क्योंकि गूगल समर ऑफ कोड में क्या होता है ना, वहाँ पे एक चीज होती है, यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम यही वहाँ पे रहता है कि हमें खुद से फिगर आउट करना होता है। अब बार बार हर छोटी चीज के लिए मेंटर को रीच आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे भी बहुत बिजी पीपल होते हैं, राइट। सो हम्म। आपको दिखाना पड़ता है कि आप किस तरीके से मतलब वेल फर्निश्ड हो कोड बेस के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं लिख रखा है टीवाई बिल्ड अ बेटर इवेंट बेस्ड सिस्टम इन सीएलआई सो दैट many users may visit multiple builds to watch logs। अब जैसे आप लोगों को लाइन समझ नहीं आई होगी क्यों, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को आप जानते नहीं हो, बट मैं इस प्रोजेक्ट को जानता हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, और ये मेंटर को भी उस टाइम पे समझ आई होगी, राइट। हम्म। सो उसमें बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के रिलेशन में ही आपको ये सब लिखना है। ओके। उसका जैसे मैंने लिख दिया कि कोड को रिफैक्टर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि रिडंडेंसी वगैरह सब मिटाऊंगा। उसके बाद और भी चीजें लिख रखी है कि मैं खाली अपने ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, मैं बाकी भी मेटाकॉल की प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। इससे ये शो होता है कि आप खाली जीसॉक के लिए नहीं आ रहे हो, आप एज अ कम्युनिटी बिल्डर आ रहे हो, राइट। ओके। लास्ट में मैंने लिखा है कि ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा। ब्लॉग पोस्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोई अगर नया कंट्रीब्यूटर आता है तो उसको बहुत इजी हो जाता है, अगर उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि क्या क्या कहाँ पर है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। और ओपन सोर्स हमें इजी इसलिए बनाना है ताकि मतलब कंट्रीब्यूटर्स नए आए तो उनको ज्यादा हार्डशिप फॉलो ना करना पड़े, मतलब कोई प्रोजेक्ट सेटअप करने में या कंट्रीब्यूट करने में। तो इसलिए सब अच्छी चीजें होते हैं, मतलब अच्छा प्रोसेस होता है अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, हम्म। कोई भी चीज के। उसका अपनी अवेलेबिलिटी मैंने बताई कि जैसे मैंने लगाया आई वुड बी एबल टू डिवोट 50 आवर्स ईच वीक टू जी सॉक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि मैं 50 घंटे हर हफ्ते दूंगा जी सॉक में। और 6 सेमेस्टर के मेरे एग्जाम आ रहे थे तो मैंने वहां पे उसको भी डिस्कस कर दिया कि, और मैंने ये भी लिख दिया कि डेट्स अभी रिवील नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सच्चाई लिखनी है इसके अंदर कि भाई आप कितना टाइम उनको दे सकते हो, ठीक है। और आप कब कब अवेलेबल नहीं रहोगे ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि जो जी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके प्रोजेक्ट जो होते हैं बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से ही सब बता के रखना पड़ता है ताकि जब ऐसा कोई सीन आए कि आप अवेलेबल ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए कुछ बैकअप प्लान करके रखे, ठीक है। हम्म। तो
और मैंने ये भी लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम टेस्ट आई हैव नो ऑब्लिगेशंस एंड विल डिवोट 100% ऑफ माय टाइम टू जीसो, राइट। उसके ओके। बाद मैंने यहाँ पे टाइमलाइन दे रखा है। तो उसके बाद मैंने टाइमलाइन दे रखा है कि मैं मई 20 से अ, मई 20 से जून 12 में क्या होता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है। जैसे 4 मई को तो रिजल्ट आता है कि भाई आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद 20 मई से प्रोग्राम मेन स्टार्ट होता है। तो इस सबसे पहला जो होता है ना, कम्युनिटी बिल्डिंग पीरियड होता है। कम्युनिटी बिल्डिंग में क्या होता है ना, कि जो नया जो कंट्रीब्यूटर आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिंगोस के साथ थोड़ा सा उसको समझाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल सेट फॉलो करती है, ठीक है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ का, ठीक है, कैसे आपको बिहेव करना है, मतलब सारी चीजें मेंटर से मिलवाती है, ये सब चीजें करवाते हैं। तो क्योंकि मैं फेब्रवरी से ही इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग में भी ये लिखा है कि मैं बग्स फिक्स करूंगा। मतलब मैंने यहाँ मेन अब प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या लगता है ना कि आप वो लोग ये सोचेंगे कि भाई कम्युनिटी बिल्डिंग में भी आप अगर कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, राइट। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे इन सब चीजों में कि कम्युनिटी बॉन्डिंग में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही वहां पे था, तो मेरा ये सारा टाइम वहाँ बच गया। तो मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद जो फर्स्ट फेज होता है, जुलाई 13 से जुलाई 15 में, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि मैं ये फ्लैग ऐड करूंगा, ठीक है, ये फीचर ऐड करूंगा। उसके बाद उसके लेटेस्ट लिखूंगा, फिर डॉक्स में इसको अप्लाई कर दूंगा, फिर ब्लॉग लिखूंगा उसके बारे में। उसके बाद फिर होता है फर्स्ट इवेल्युएशन के लिए जाता है यहाँ पे, जुलाई 16 से जुलाई 20 में फर्स्ट इवेल्युएशन होता है कि आपने जो पहला जो माइलस्टोन था आपने कवर किया कि नहीं किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहली पेमेंट आती है हमारी। तो मतलब जो भी कंट्रीब्यूटर होता है उसकी, तो यस, कि ये जो टाइम होता है इसमें इवेलुएट होता है। उसके बाद फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोजेक्ट साइज के बेसिस पे आपको मतलब फेजेस बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे, जैसे जुलाई 21 से अगस्त 25, इतना एलेबरेट नहीं कर रहा मैं इसको। ओके, लास्ट जो मतलब होता है जो जो हमारा, फेजेस हैं उस फेजेस के हिसाब से वर्क को डिवाइड करना है अपन को। हाँ, ये तो अगर हम बता देंगे ना तो हम्म। उनको ये रहता है कि भाई एक तो आपने जो वर्ड ऑफ माउथ की बात होती है ना, मैंने अगर ये बोल दिया तो मैं हम्म। करके दूंगा। ये कहीं डॉक्यूमेंटेड अगर पड़ा है तो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुश्किल नहीं होता है लास्ट में आपके लिए एरर निकालना, और आपके लिए भी मुश्किल नहीं होता कि भाई मैंने तो बोला था, मैंने कर दिया, राइट। मतलब बहुत सारी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब अगर कभी इशू भी आता है तो आपके इसके अंदर लिखा हुआ है प्रपोजल के अंदर, और आप अगर वो करके दे रहे हो तो आपकी साइड से आप कभी गलत नहीं होगे, ठीक है। हम्म। और इससे एक बट और चीज़ ये पता चलती है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को ले रहे हैं तो आपको पूरा आइडिया है कि किस फीचर में कितना टाइम लगेगा आपको कोड करने के लिए। तो इससे जो भी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है तो उसको भी एक आइडिया लग जाता है कि जिसको भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसको एक आइडिया है पहले से कि वो किस टाइमलाइन में कितना वर्क कर पाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड मैं तो सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर मेंशन करें। हाँ, ये करना ही पड़ता है मेंशन, क्योंकि यही सारी चीजें जो है मतलब आपको एज अ वेल नरिश कंट्रीब्यूटर दिखाती है वहाँ पे, हम्म। राइट। कि आपको आइडिया है भाई हमारे बारे में कि हम कैसे काम करते हैं, हमें कितना टाइम लगता है कि यूटिलिटी को बनाने में, उसको डिप्लॉय करने में, ठीक है। उसके बाद ओके। फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट वीक होता है, मैंने और बता रखा कि मैं फाइनलाइज कैसे करूंगा, रिफैक्टर करूंगा। उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल एक कंटेंट कर दूंगा ताकि वो एनपीएम से कोई भी इसको इंस्टॉल कर सके और रन कर सके अपने, एज अ बाइनरी रन कर सके इसके अंदर, ओके, राइट। मतलब ये लास्ट फेज़ होता है ये 6 सितंबर तक। हाँ। ओके। तो जैसे अगर ये भी खत्म नहीं होता है यहाँ पे, जैसे अगर गूगल आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो ना अपना प्रोजेक्ट, तो हम्म। आपकी डेट को एक्सटेंड कर देता है गूगल, राइट। ओके। सो बट ऐसा है कि आप कर लेते हो क्योंकि आपने कुछ सोच के ही एक बनाया होगा, तो आपको पता है कि कौन सी चीज में कितना टाइम लगता है। बट हम्म। अगर किसी वजह से भी अगर कोई इशू आ रहा है कि वो फीचर बन नहीं पा रहा है, तो एक्सटेंड हो जाती है डेट आगे। ओके। ओके, सो उसके बाद बस वही है। फिर मैंने अपने बारे में थोड़ा यहाँ बता रखा है, पर्सनल ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, कि मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैंने लिख रखा है कि आई बिलीव दैट इन एडिशन ऑफ बीइंग अ सेल्फ क्लाउड डेवलपर फॉर अ ईयर, मैं डेडिकेटेड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ, और मुझे ये पता है, विजन भी पता है इस प्रोजेक्ट का, रोड मैप भी पता है जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और क्योंकि मेरे हम्म। कंट्रीब्यूशन भी इतने ज्यादा है, तो उससे ये भी समझ आ रहा होगा कि मैं फ्लुएंट हूँ इस कोड बेस के साथ, मुझे कोई इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बता रखा है कि मेरी कंसिस्टेंसी भी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया मैंने बहुत सारे मेटाकॉल के अंदर ही काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। मैं रेगुलर कमिट्स करता हूँ। हम्म। उसके बाद मैं यहाँ मैंने दिखा रखा है एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन में, कि मैंने जहां भी काम किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, पॉसिशिया में भी अगर काम किया है या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, तो मैं यहाँ पे हमेशा टॉप कंट्रीब्यूटर रहता था। लेट्स से कि यहाँ पे अगर आप देखो तो
ये सबसे पहला इमेज जो है मेटाकॉल का है, इसमें फर्स्ट पे मैं ही हूँ, और ये पॉसिशिया का है सेकंड वाला जो है। इसके अंदर ऊपर वाले तो दो मेंटर है, और जो सेकंड थर्ड पे मेरा नाम है यहाँ पे, राइट। ओके। सो ये सब अगर आप दिखा दोगे तो अच्छा रहता है। इससे दिखता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो ओपन सोर्स के लिए, ठीक है। तो राज, आप कर लो। आपका यूज़र नेम कौन सा वाला है? क्रेटॉन करके यूज़र नेम है, यही वाला है? हाँ, क्रिएटून यूजर क्रिएटून। नेम है, ओके। ये वाला। ओके। सो बस यही है। सो आप देख पा रहे हो कि जैसे 6 पेज का मैंने प्रपोजल बना रखा है, और मेरे को क्यों नहीं बनाने की इतनी बड़ी जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे को पता था कि जैसे मतलब इतना भी आप जज नहीं कर सकते कि भाई आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, पर मेरे को इतना लग रहा था कि भाई मेरे कंट्रीब्यूशन अच्छे हैं, ठीक है। हम्म। मैं टॉप कंट्रीब्यूटर पे चल रहा हूँ, तो मुझे भरोसा था कि भाई क्या पता हो जाऊंगा सेलेक्ट। ओके। तो मैंने, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो 30-30 पेजेस का भी बनाते हैं, बनाया था उन लोगों ने प्रपोजल। हम्म। तो वही है कि प्रपोजल डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। ओके। आप कैसे कैसे चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही है। तो सो प्रपोज़ल तो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इस टाइप का कुछ प्रपोज़ल बना रहे हैं, आपके कंट्रीब्यूशन अगर प्रपोज़ल में बहुत अच्छे हैं एंड आप हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, देन आपका भी क्वालिफाई ईजिली हो जाएगा। सो जी। इस वाले प्रपोज़ल को हम लोग नीचे लिंक भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए इससे, तो आप बाद में भी प्रपोज़ल को ओपन करके देख सकते हैं। एंड राज, एक और चीज़ बताओ कि इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि मैंने देखा है कि कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ओपन सोर्स में। अगर 30 PR उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई हुई है, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए रिसर्च भी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि स्टार्टिंग में रिसर्च कहाँ से करी इसके लिए, एंड ओवरऑल मोटिवेशन कहाँ से आया ये सब कंट्रीब्यूट करने का ओपन सोर्स में। तो यार जीसॉक की तो कहानी बिल्कुल अलग है, मतलब पर मैं बताता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट बना रहा था अपना, ठीक है। उसके अंदर वेब पैक इंस्टॉल करते हैं एज अ बंडलर, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो मेरे को कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने मतलब ऐसे ही सर्च किया कि भाई ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो की एक लिंक आई, ठीक है। सो वहां पे क्या था ना, स्टैक ओवरफ्लो पे एक वो जो वेबपैक का जो फाउंडर है, ठीक है, वेबपैक के जो फाउंडर है, उन्होंने ना हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट वहां थोड़ा बता रखा था, ठीक है। मेरे को उसी में इशू आ रहा था। तो मैंने वो देखा, और मैंने मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो चीज। तो मैंने देखा गिटहब की लिंक थी, तो मैंने उसको खोला। और वहां पे देखा कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम्म। और मेरे को उस दिन समझ आया कि भाई हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हम तो फटाफट कर देते हैं npm इंस्टॉल और ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर ली यूटिलिटी। बट हमें उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती है, हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता है। तो मुझे तो सही बताऊं तो बहुत वेग लग रहा होगा मेरा आंसर, और मेरे को उस दिन समझ आया कि ये जो npm इंस्टॉल हम करते हैं ना, ये सारे के हम्म। सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। मतलब मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि मैं फ्री में डाउनलोड कर पा रहा हूँ, तो कैसे कर पा रहा हूँ इन सबको डाउनलोड। तो हम्म। उस दिन मेरे को समझ आया, फिर मैंने गिटहब पे जाके इन्हीं सब का कोड देखना स्टार्ट किया कि भाई कैसे कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई भी नया बंदा आ रहा है, अपना इशू खोल के जा रहा है वहाँ पे, मतलब उसके इशू पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फीचर बना रहा है। हम्म। तो वहां से मैं कोई सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगी। और फिर एज सच तो मेरी गूगल समर ऑफ कोड की एक वीडियो देख के यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी कि भाई मैंने जैसे, मेरा जो रोल मॉडल है मैं वो बताता हूँ, नितिन नितिन कुमार नाम है, ठीक है। ओके। सो वो बैकपैक में ही कंट्रीब्यूटर थे उस टाइम पे। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, ठीक है, अमन दत्तरवाल भैया के साथ उनकी एक वीडियो थी जी सॉक से हम्म। रिलेटेड। सो मुझे वहां से इंटरेस्ट आया, मैं वेबटेक में भी कंट्रीब्यूट करने गया। बट मतलब मेरी वहाँ थोड़ी ज्यादा कहानी बनी नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था। मतलब समझ आ रहा था कि, बट मेरे को थोड़ा बिगिनिंग से स्टार्ट करना था, थोड़ा सा मतलब स्पेस चाहिए था, ठीक है। वो हम्म। काफी बना बनाया प्रोजेक्ट था, क्योंकि सब उस पर हो रखा था। तो ऐसे ही मैंने सर्च करते गया, मतलब फिर पोसिशिया में मैंने स्टार्ट किया कंट्रीब्यूट करना। पोसिशिया की वेबसाइट पे गया, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था कोड हीट, मैंने वहाँ रजिस्टर किया और फिर कंट्रीब्यूशन करता गया। तो कंट्रीब्यूशन करते करते तो यार देखो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे मजा आने लग गया। तो मैं सही बात बताऊँ, कोई भी इशू ओपन होता था, जैसे बटन से ही रिलेटेड कोई इशू ओपन हो रहा है, हम्म। मेरा पहला फिक्स था कि बटन ब्रेक हो रहा था, 2 लाइन में डिवाइड हो जा रहा था, मेरे को खाली उसको जाके फिक्स करना था। हम्म। सो मैंने उसको फिक्स किया, और ऐसे इंटरेस्ट आता गया मेरा, ठीक है। ओके। और आपको जब थोड़ी कम्युनिटी में आपकी एग्जिस्टेंस की चर्चा होने लगती है ना, कि भाई मतलब जैसे कोई किसी ने इशू क्रिएट किया था, तो मैं क्योंकि पोसेशिया में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो रेपोजिटरी के मेंटेनर ने मेरे को उस इशू में टैग कर दिया था कि ही विल गाइड यू थ्रू। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि भाई लोग आपको जान रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो आपके ऊपर भी डिपेंड हो रही है भाई चीजें, मतलब जो इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं ना, आपके ऊपर भी डिपेंड है। तो ऐसे करके इंटरेस्ट आने लग गया, और फिर मैंने मतलब पीछे सही बताऊं तो मुड़ के नहीं देखा, पोसेशिया में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर यही बहुत सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर जीसॉक आ गया। सो ये बहुत सही बताया कि जब कोई अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आपके पोस्ट पे आपको टैग कर रहा है एंड आपको कोई
इशू को असाइन कर रहा है गिटहब पे। एंड जैसे आपने बताया कि फॉस एशिया के मेंटर ने आपको वहाँ पर कोई टास्क असाइन करा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है किसी भी बिगिनर के लिए, क्योंकि फॉस एशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सोर्स में। एंड अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई आपको बिल्कुल इनिशियल फेज़ में ही टैग करे और आपको कुछ रोल असाइन करे वहाँ पर, सो एक अलग ही मोटिवेशन आती है इसमें। सो इसमें एक और चीज़ ये ये बताओ। तो है। हाँ, तो इसमें एक और हाँ, चीज़ ये नहीं बताओ। जैसे मैं इसमें हम्म। एक पॉइंट ऐड करने वाला था हम्म। कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैंने आज तक कभी ये मतलब फील नहीं किया था कि चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। हम्म। सो एशिया के उस टाइम पे मीटिंग चलती थी कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स आते थे और मेंटर्स से मतलब कोलैबोरेट करते थे कि इशूज पूछते थे हमने जाकर में। उस टाइम हम्म। पे काफी मजा आता था यार मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करने में। मतलब हम उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड ईयर में ही थे, तो उस टाइम पे अगर मीटिंग मीटिंग अटेंड करने को मिलती है बड़े बड़े लोगों के साथ, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या बड़ी चीज अचीव कर ली। मतलब तुम अगर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढोगे ना तो तुम बहुत मतलब बड़ी चीजें कर जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं मतलब बड़ी चीज मानता नहीं हूँ कि कोई बड़ी चीज है, मतलब वो है भी, बट मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी है अपनी, और मतलब आप कर जाओगे चीजें। बहुत बहुत सही बात कही यार, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, बड़ी चीज़ अपने आप हो जाएगी यार। ये बस ये इसी मोटिवेशन के साथ आपको आगे चलना है, और आप भी ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे जी सॉक हो गया, आउटरीच प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो भी ओपन सोर्स के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब के लिए आप अप्लाई करो एंड आप भी इजली प्रोग्राम्स क्वालिफाई कर जाओगे। एक बार हम ये जानते हैं कि लेट्स से कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि इस टाइम पे क्या करना है उसको, राइट। मान लो ओपन सोर्स के बारे में उसको पता है कि ओपन सोर्स है कोई चीज़, बट उसको ये नहीं पता है कि उसमें बिल्कुल स्टार्ट कैसे करना है, या उसको अपना फर्स्ट इशू जनरेट कैसे करना है, या फर्स्ट इशू में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। ये थोड़ा बताओ कि लेट्स से कोई भी बिगिनर राइट। टेक्नोलॉजी है, उस बिगिनर टेक्नोलॉजी में आपको कैसे वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है। ओके। तो सबसे पहला जो यार काम होता है वो तो होता है कि हम कंट्रीब्यूट किस पे जाके कर रहे हैं, ठीक है। ओके। प्रोजेक्ट ढूंढना होता है कि मैं किस चीज पे जाके कंट्रीब्यूट करूंगा, मतलब मेरे को इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, ठीक है। हम्म। सो आज की डेट में तो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट है। वहां पे जाओ और सारे प्रोजेक्ट्स पिछले साल की लिस्ट रहेंगे। यहाँ पे जीसॉक हम्म। आर्काइव अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे लिस्ट रहेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, और वहां देख लो कि जो पहले जो प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं वो कौन कौन से आ रखे हैं, ठीक है। क्या ओके। जो आपने टेक स्टैक जो सीख करके आए हो, ठीक है, क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप देख कम से कम देखो कि कौन कौन सी चीजों पे इंडस्ट्री काम कर रही है आज की डेट में। और विद इन 2 और 3 मंथ्स है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप हम्म। कोई भी चीज बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है, लर्न कर सकते हो, ठीक है। मेन जो बात होती है लर्निंग कर्व की बात होती है। बाकी आप जो ज्यादा चीजें होते हैं वो तो कंट्रीब्यूट करते करते सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आके जीजॉक की वेबसाइट पे सारे सारे प्रोजेक्ट देख लें, ठीक है। उसका जो भी प्रोजेक्ट पसंद आता है उसको, मतलब उसका कोड उसके गिटहब पे जाओ, ठीक है। वहीं जहाँ प्रोजेक्ट लिस्ट होगा वहीं पे गिटहब का कोड का लिंक वहाँ पे होगा, ठीक है। वहां जाकर के इसको कोड पे चले जाओ और देखो कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आपको चीजें, ठीक है। उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश करो, जैसे एडेप्टर क्या होते हैं, हम्म। कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि यार देखो मेन क्या होता है ना, अगर आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया ना कभी, तो आप उस पर कभी इशू ही नहीं ढूंढ सकते, हम्म। ठीक है। जैसे ट्विटर पे भी आप देखते हो काफी सारे लोग ट्वीट करते रहते हैं कि भाई ये इशू है, ये इशू है। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको यूज कर रहे हैं, वो रेगुलर यूज कर रहे हैं। पर अगर कोई नया बंदा आ जाए बाहर से, तो वो कोई हम्म। इशू नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि उसने यूज ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। तो आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वहां पे डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उसको इंस्टॉल करो, प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करो। अगर आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर लेते हो ना, तो मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि आपने 40% तो ओपन सोर्स में पहुंच चुके हो, ठीक है। ओके। मेरे को ऐसा लगता है। तो आप पहले उसको रन कर लो, उसके बाद मतलब देखो चीजों को ब्रेक करने की कोशिश करो। मतलब सबसे पहले तो आप ना गलतियां ही ढूंढ लो प्रोजेक्ट के अंदर की, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लो अगर आप बिगिनर, ठीक है। छोटा बड़ा करके देखो उसको, ठीक है। कोई भी अगर चीज बटन टूट रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। हम्म। जैसे मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ही अगर आप सॉल्व करोगे ना पहले, तभी आप बड़े इशूज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने प्रोजेक्ट सेटल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट जब सेटल कर रहे होते हो ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है कि कौन कौन सी कमांड रन करनी है इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत बढ़िया से पढ़ना होता है। इससे दो चीजें होती है, आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिल जाता है, और अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, तो वो भी आपको मिल जाती है। और फॉर अ बिगिनर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर ढूंढ लो, ठीक है। प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया, आपको इशू दिख रहा है आपको, तो उसके लिए जाके इशू रेस कर दो कि हे आई हैव बीन यूजिंग दिस थिंग एंड आई हम्म। गॉट इनटू दिस एरर। अगर वो एक्सपेक्टेड चीज होगी तो मेंटर आपको वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि भाई ये तो एक्सपेक्टेड है, अगर आप इसको फिक्स कर सकते हो तो अपना कोड भेज दो, ठीक है।
तो उसके बाद अगर आप कोड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर कोड कर पा रहे हो तो आप लर्न कर लो उस चीज को, ठीक है, सीख जाओ। और सीख जाओगे तो बस इतना सही होता है यार। अपना कोड मतलब गिटहब चलाना सीख लो, गिट कैसे यूज करते हैं, पुल रिक्वेस्ट एक बना दो, मतलब अपना कोड सेंड कर दो उनकी रिपोजिटरी में, वो मर्ज कर लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आप बड़े इश्यूज को टैकल कर लेते हो। हम्म। बहुत सही चीज़ बताई, जो कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो आपको सिंपली एक गिटहब करके प्लेटफॉर्म होता है, जो कि बहुत सारे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको गिटहब भी नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। सो वो आपको क्या सोशल करना है, मीडिया पर डेवलपर्स कहूंगा उसको। हाँ, सो आपको सिंपली गिटहब प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड वहाँ पर आपकी जो भी स्किल्स हैं उस स्किल्स को आपको सर्च करना है। वहाँ पर आपको इश्यूज दिख जाएंगे उस स्किल के, एंड वो इशू को आपको ओपन करके देखना है कि आपको वो इशू समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वो इशू आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो उसको लिए आपको वहाँ पर कमेंट करना है कि यू कैन असाइन में दिस इशू। एंड अगर वो इशू आपको असाइन हो गया देन आप उसमें कंट्रीब्यूट ईजिली कर सकते हो। एंड अगर वो आपका मर्ज हो गया इशू, देन आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एज अ बिगनर। सो आपको यही सब स्टेप्स फॉलो करना है एंड आप भी ईजिली ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लास्ट पे राज कुछ टिप देना चाहोगे सभी स्टूडेंट को, कुछ मोटिवेटिंग टाइप का फैक्टर, जिससे नेक्स्ट ईयर जो भी मोटिवेशन। पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं। इवन इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं 2023 में जो जी सॉक आने वाला है, तो सबके लिए कुछ मोटिवेटिंग टाइप का कुछ लास्ट मिनट टिप्स। लास्ट मिनट टिप तो यार यही रहेगी कि अगर मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ, अगर अगर ये है सोसाइटी में की बहुत बड़ी चीज है, अगर ये चीज मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मतलब हमें ऐसा लगता है जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था यार ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये सब जो कर रहे हैं, मतलब बहुत इंग्लिश में बात करते थे, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी चीजें बोलते थे, मंकी पैचिंग वगैरह, ये सब मुझे उस टाइम नहीं समझ आता था। बट ये सब तुम्हें भी समझ आने लगेगा, जर्नी पे फोकस करो, ठीक है। अगर जर्नी पे फोकस करते हो, अगर तुम बहुत बढ़िया कोडर बन जाते हो ना, तो भाई जीसॉक तो कुछ भी नहीं है, जीसॉक एक 3 महीने का प्रोग्राम है जो कि आएगा और निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि जर्नी पे फोकस करो, चीजें सीखो और सीखते रहो, ठीक है। और इन द एंड तो मैं ये कहना चाहूंगा यार कि सितंबर में एक जीसॉक की एक मीटिंग होती है, फाइनल कंट्रीब्यूटर मीटिंग। तो जो भी हमारी वीडियो देख रहा है मैं सबको वहाँ देखना चाहता हूँ, मतलब ठीक है। तो मेरी मोटिवेशन तुम्हें देना था तो दे दिया है। बहुत सही चीज़ है यार, कंट्रीब्यूट करते रहो ओपन सोर्स में। एक जी सॉक तो सिर्फ एक प्रोग्राम है जो आपको उसके लिए मोटिवेट करेगा, बट आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरे साल भर चलना चाहिए। आपको अलग अलग प्रोजेक्ट सर्च करना है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशंस करना है। उससे क्या होगा, आपकी सीवी एनहांस होगी, आपका जो भी रिज्यूम है वो एनहांस होगा, एंड आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ से वो बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस होगा। सो आई होप आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे राज के साथ। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।